में पहुंच जाएंगे। सुमी में इस समय हमारे कोई कल रात को 700 बच्चे थे, पर 694 एग्जैक्ट। और मैंने आज सुबह जब कंट्रोल रूम में बात की, वो इस समय अभी आपके इस इंटरैक्शन से पहले मैंने दे वर ऑलरेडी इन बसेज एंड मूविंग आउट ऑफ सुमी टू अ प्लेस कॉल्ड पोल्टोवा, जो सेफ है। फिर पोल्टोवा से आगे लाया जाएगा। तो टचवुड मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी इसको बड़े पर्सनली सारे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। जयशंकर जी भी बड़े हैंड्स ऑन तरीके से इसको कर रहे हैं, और मेरे जो कॉलीग्स बाकी मिनिस्टीरियल थे, हम लोग अपना काम करके लौट आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बाकी जो हमारे बच्चे हैं 700 के करीब, इनको भी जल्द सुरक्षित देश में वापस लाया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की दोनों से फोन पर बात की और सुमी में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाया और उनको सुरक्षित रास्ता देने की बात कही। रूस की तरफ से सीजफायर के साथ सुरक्षित गलियारे के ऐलान के साथ इन छात्रों को वहां से निकालना आसान हो गया। हालांकि सोमवार को सुरक्षा कारणों से छात्रों को नहीं निकाला जा सका, लेकिन आज सभी छात्रों को बसों के जरिए सुमी से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि उनके साथ रेड क्रॉस और भारतीय दूतावास के अधिकारी मौजूद रहे। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों और छात्रों को बसों के जरिए सुमी से निकाला जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के वक्त वहां करीब 20,000 भारतीय छात्र और नागरिक फंसे हुए थे, लेकिन ऑपरेशन गंगा की वजह से इनमें से ज्यादातर छात्र भारत वापस आ चुके हैं। आज भी करीब 1200 छात्र अलग अलग फ्लाइट से देश वापस आए हैं। खार्किव या फिर पिशोचिन में थे तो वो वॉर जोन थी, वहाँ पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट की इतनी हेल्प नहीं आ पाई थी, कोशिश करके भी नहीं आ पाई थी, तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल था। लेकिन आगे इवैक्यूएशन बसेस के लिए या फिर हमारी फ्लाइट्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया, खाना वाना वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड हुआ है, तो थैंक यू उसके लिए। हमें अच्छा लग रहा है कि हम वापस आए हैं, अपनी कंट्री में वापस आए हैं। हमारी सरकार ने हमारी मदद की है, बट जो बच्चे वहाँ पे फंसे हैं वो आज भी वही दिक्कतें, वही परेशानियाँ फेस कर रहे हैं। उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स वो चीज़ें वापस से फेस कर रहे हैं, उनको भी चिंता हो रही है। तो मैं कहूँगा कि उनको जितनी जल्दी निकाला जा सके, हमारी तरह आज वो भी यहीं पे खड़े होंगे। भारत ने ऑपरेशन गंगा को रफ्तार देने के लिए अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन की सरहद से लगे देशों में भेजा था। हंगरी में हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे, तो पोलैंड में जनरल वीके सिंह। इन दोनों देशों में मौजूद सभी भारतीय छात्रों को देश वापस लाया जा चुका है। रोमानिया से फ्लाइट दिल्ली पहुंची तो छात्रों का स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। यूक्रेन में जंग जल्दी खत्म होने के आसार नहीं है। रूसी फौज यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है। रूसी हमले की वजह से सुमी समेत दूसरे शहर तबाह हो चुके हैं। ऐसे हालात में यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सकुशल देश लाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उम्मीद ये की जा रही है कि 10 मार्च तक सभी छात्र अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगे। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुमी पूर्वी यूक्रेन में रूस के बॉर्डर के करीब है और वहां रूसी सेना जबरदस्त हमले कर रही है। जंग के ऐसे माहौल से अपने छात्रों को निकालना आसान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसे लेकर पुतिन और जेलेंस्की से बात की तो उसका असर भी नजर आया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ था कि भारतीय छात्रों को रूस के बॉर्डर से निकाला जाए, इसीलिए थोड़ी देर हुई, लेकिन आखिरकार यूक्रेन ने छात्रों को सुमी से निकालने का इंतजाम किया और 12 बसों के जरिए छात्रों को सुमी से हटा लिया गया। लगभग 700 बच्चे, मेडिकल के छात्र छात्राएं सुमी के पास फंसे हुए थे और उनको निकालने के लिए 12 बसों को पोल्टोवा के पास तैनात किया गया था। फिर यह कहा गया कि जैसे ही हरी झंडी मिलेगी रूस और यूक्रेन दोनों से, तब ये बसें जाएंगी और इन बच्चों को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर लाने का प्रयास किया जाएगा। और कुछ लोगों ने जो इस ऑपरेशन में भाग लिया उनके मुताबिक 12 बसें गई थी, 694 बच्चों को निकालने की उनकी कोशिश थी और उन बच्चों को निकालकर अब सुरक्षित लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की टीमें भी शामिल हैं। तो भारतीय दूतावास और रेड क्रॉस, जब यूक्रेन और रूस दोनों से हरी झंडी मिल गई, उसके बाद इन लोगों को सुरक्षित निकालकर भारत लाया जाएगा। जो भी सबसे सुरक्षित सीमा मिलेगी वहां पर इनको लेकर जाया जाएगा। लेकिन खबरें इस तरह की भी हैं कि कुछ लोग अभी भी, भारतीय मूल के लोग, भारतीय छात्र छात्राएं कुछ अभी भी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश अभी की जानी बाकी है।
अब वो दिन बेहद नज़दीक है जब यूक्रेन में फंसे हर एक भारतीय छात्र की वतन वापसी हो जाएगी। 26 फरवरी को शुरू हुए ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 18,600 भारतीय छात्र वापस आ चुके हैं, यानी अब सिर्फ 1400 भारतीय छात्र या कहें कि भारतीयों का वापस आना बाकी है, जिनमें से बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हैं। अगले 1 या 2 दिन में इन लोगों को भी वापस लाया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ऑपरेशन गंगा के तहत ये अभियान जल्द पूरा हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इसकी डेडलाइन 10 मार्च तक रखी भी है। हालांकि जैसे जैसे ये मिशन समापन की तरफ बढ़ रहा है, एक सवाल बड़ा होता जा रहा है कि अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों का भविष्य, इसका क्या होगा। हजारों छात्र MBBS रजिस्ट्री या फिर नर्सिंग का कोर्स करने के लिए यूक्रेन गए थे और उनमें भी उन छात्रों की संख्या ज़्यादा जो MBBS के पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे साल में थे। अब बिना कोर्स पूरा किए उन्हें डिग्री कैसे मिलेगी। युद्ध के पहले तक MBBS की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र ये मानकर चल रहे थे कि यूक्रेन से मिलने वाली डिग्री की मान्यता दुनिया भर में होगी और दुनिया के ज़्यादातर देशों में उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब उन्हें ये पता नहीं है कि वो डॉक्टर बनेंगे या फिर नहीं। हालांकि असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए छात्रों के सामने कुछ प्रस्ताव आए हैं जो यूक्रेन के कुछ पड़ोसी देशों ने उन्हें दिए हैं, जिससे यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। छात्रों के पास अब विकल्प क्या होगा, ये भी हम आपको समझाते हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी की अगर बात कर लें तो वहाँ पढ़ रहे भारतीय छात्रों को बड़ा ऑफर वहाँ से दिया गया है। उसकी सरकार के मुताबिक भारतीय छात्र हंगरी में अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं या फिर अगर बची हुई पढ़ाई तो उसको पूरा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री VK सिंह ने यूक्रेन के एक और पड़ोसी देश को लेकर कुछ इसी तरह का दावा किया था। एक वीडियो के जरिए VK सिंह ने कहा था कि पोलैंड अपने यहाँ मेडिकल छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी हो गया है। हंगरी और पोलैंड वो देश हैं जिन्होंने ऑपरेशन गंगा को बड़े स्तर पर सहयोग दिया है और जिसकी वजह से इन दोनों ही देशों से भारतीय छात्रों के एयरलिफ्ट करने का काम पूरा हो सका। भारत वापस लौटे इन छात्रों को अब अपनी पढ़ाई की चिंता सताने लगी है। वो ये जानते हैं कि यूक्रेन में हालात इतनी जल्दी सामान्य नहीं होंगे और अगर युद्ध थम भी जाता है तो रूसी हमलों में तबाह हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की मरम्मत जल्दी नहीं हो पाएगी। भारत के आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों में 18,000 स्टूडेंट्स हैं, भारतीय हैं। साल 2019 में यूक्रेन की सरकार का भी ये दावा था कि उसके यहाँ 80,000 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिनमें 18,000 से ज़्यादा छात्र भारतीय हैं। यानी 3 साल पहले कुल विदेशी छात्रों में भारतीय स्टूडेंट्स की हिस्सेदारी करीब 23% थी। इनमें भी सबसे ज़्यादा संख्या MBBS के ही छात्रों की है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब भारत में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 542 है तो भारत के छात्र MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन का रुख क्यों करते हैं। ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण हर साल हजारों छात्र भारत के मुकाबले यूक्रेन को चुनते हैं। और इसकी सबसे पहली वजह जो आपको आज मैं बताने जा रही हूँ वो है यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई भारत के मुकाबले बहुत सस्ती है। भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जहां MBBS के 5 वर्ष की पढ़ाई का खर्च 15 से 20 लाख रुपए आता है, निजी मेडिकल कॉलेज में हर छात्र के अभिभावक को 80 लाख रुपए से अधिक खर्च करना पड़ता है। कई निजी मेडिकल कॉलेजेस में तो ये खर्च 1 करोड़ से भी पार हो जाता है, जबकि यूक्रेन के मामले में ऐसा नहीं है। वहां हर साल सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत होती है, जिसके चलते वहां MBBS का पूरा कोर्स लगभग 25 से 30 लाख रुपए में पूरा कर लिया जाता है। इसके अलावा भारत में MBBS में एडमिशन के लिए नीट की परीक्षा में बैठना पड़ता है। इस एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर ही सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए रास्ता खुलता है, जबकि यूक्रेन के मामले में ऐसा नहीं है। भारत में MBBS की सीटें कम होना तीसरी सबसे बड़ी वजह है। भारत में MBBS की सिर्फ 88,120 सीटें हैं, जिसके लिए हर साल करीब 8 लाख छात्र जोर लगाते हैं, जिनमें से महज 1 लाख छात्रों को ही इन मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिल पाता है। और इस हिसाब से भारत में MBBS की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सीटें काफ़ी कम हैं, जबकि कम आबादी होने के बावजूद यूक्रेन में करीब 20 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं
यूक्रेन में 3 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी है और स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल है। जहां भारत की तुलना में आसानी से यूक्रेन में बच्चों को दाखिला मिल जाता है। इसके अलावा यूक्रेन से किए जाने वाले MBBS की दुनिया भर में मान्यता भी है। इंडियन मेडिकल काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल, यूरोप और UK में यूक्रेन की डिग्री की वैल्यू है। यहाँ से MBBS करने वाले स्टूडेंट्स को दुनिया के ज़्यादातर देशों में काम करने का मौका मिलता है। भारतीय स्टूडेंट्स के यूक्रेन से MBBS करने की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी MBBS करने की चाहत रखने वाले भारतीय छात्रों को आकर्षित करता है। भारत की तरह यूक्रेन में MBBS के छात्रों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा मिलता है। यही कारण है कि हजारों की तादाद में भारतीय छात्र यूक्रेन समेत दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन में आज जंग का 13वां दिन है। लड़ाई खत्म करने की सभी कोशिशें फिलहाल नाकाम साबित हुई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं। और इस बीच यूक्रेन के शहर पर रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। रूस का मकसद कीव पर कब्जा करना है। उसकी फौज कीव की सीमा तक पहुंच चुकी है। इस वक्त कीव से लगे इलाके इरपिन में लड़ाई चल रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि किसी भी पल रूसी सेना कीव की दहलीज पर होगी और वहां कब्जे के लिए निर्णायक लड़ाई शुरू की जाएगी। पिछले 24 घंटों में रूस की सेना ने अपने ऑपरेशंस को और तेज किया है। Su-34 जैसे फाइटर बॉम्बर्स अब कीव के आसपास के इलाकों में भयंकर बमबारी कर रहे हैं और उनकी कोशिश अब कीव पर कब्जे की है। और इसलिए इरपिन और बूचा, जहां पर आज तक इंडिया टुडे और GNT की टीमें जमीन पर मौजूद हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां ब्रिजेस को बमों से उड़ाया जा रहा है ताकि रूस की सेना को रोका जा सके। इरपिन और बूचा में जबरदस्त लड़ाई इस समय चल रही है। कीव को बचाने के लिए बूचा हो, इरपिन हो या फिर ओस्टुमल के इलाके हो, यहां पर रूस की सेना को रोकने का प्रयास यूक्रेन की सेना कर रही है। लेकिन धीरे धीरे कुछ नए चेक पॉइंट्स और रोड ब्लॉक्स, ऑब्स्टिकल्स खड़े किए जा रहे हैं ताकि रूस की सेना कीव तक नहीं पहुंच पाए। कहा यह जा रहा है कि इस सीजफायर के बाद, और यह बहुत महत्वपूर्ण सीजफायर है, इस सीजफायर के खत्म होने के बाद यह समझा जाएगा कि विदेशी नागरिक या फिर जो यहां के पर लोग यहां से निकल जाना चाहते थे कीव से, वो निकल चुके हैं। और अब जो लोग कीव में बचे हैं वो केवल लड़ने की दृष्टि से यहां पर हैं। और इसके बाद भयंकर बमबारी और गोलाबारी यहां शुरू होगी। अगले 24 से 48 घंटे का आकलन यह है कि आसपास के इलाकों से बमबारी शुरू होते हुए, जिसमें लड़ाकू विमान, मिसाइल अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक और तोपखाना, रॉकेट फोर्सेस, सबका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कीव पर कब्जे की वो महत्वपूर्ण अहम लड़ाई अब शुरू होगी। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपने संविधान में संशोधन करके खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित करे और किसी भी सैन्य ब्लॉक यानी कि नाटो का हिस्सा न बने। क्रीमिया को रूस का हिस्सा माने, डोनेत्स्क के साथ लुहांस्क को स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता दे। ये वही इलाके हैं जिनको रूस ने स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। लेकिन यूक्रेन इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मांग है कि रूस बिना शर्त युद्ध विराम करे और वापस लौट आए। यानी फिलहाल शांति की कोई संभावना नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि क्रीमिया और डोनबास के इलाकों को लेकर ज़ेलेंस्की रूस से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यूक्रेन युद्ध में डटा हुआ है। राजधानी कीव को रूस की फौज से बचाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग इस समय इरपिन और बूचा के रास्ते पर हैं और यहाँ पर बहुत भीषण युद्ध हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन पवन कुमार आपको दिखाएंगे कि कैसे अब इस सड़क पर एंटी टैंक माइंस लगा दी गई हैं, क्योंकि अंदेशा यही है कि कुछ समय में रूस की सेना के टैंक अब इस सड़क पर राजधानी कीव की तरफ बढ़ते हुए आएंगे और इसीलिए यहाँ खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप यहाँ सड़क पर देखिए तो हर ओर एंटी टैंक माइंस लगा दी गई हैं। यहाँ पर एंटी पर्सनल माइंस भी सड़क के किनारे रखी गई हैं जरूरत पड़ने पर, क्योंकि न केवल वो टैंक इन सड़कों पर आएंगे बल्कि आसपास के इलाकों पर आएंगे। वहां पर ये जो माइन फील्ड है इसको लगा दिया गया है ताकि जैसे ही वो टैंक आगे बढ़े तो वो उड़ जाए इन एंटी टैंक माइन से या उनका एडवांस स्लो हो जाए। इस पूरे इलाके को खाली भी कराया जा रहा है क्योंकि खतरा यहां लगातार बढ़ता जा रहा है।
कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसीलिए इस इलाके को खाली करना बेहद आवश्यक है। लेकिन इसके बाद जो इससे पहले का डिफेंस है, यानी कीव का डिफेंस, उसके लिए उसका बचाव बहुत जरूरी है। ये जंग यूक्रेन की है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से तमिलनाडु का एक नौजवान इस जंग में शामिल है। यूक्रेन की सेना में शामिल होकर सनिकेश रविचंद्रन रूस की फौज से लोहा ले रहा है। सनिकेश कोयम्बटूर के रहने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि सनिकेश ने भारतीय सेना में सिलेक्शन नहीं हो पाया था उनका, और 2018 में सनिकेश खार्किव के राष्ट्रीय एरोस्पेस यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए आए थे, और इस साल जुलाई में उनकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी। लेकिन इसी बीच जंग छिड़ गई और वो जॉर्जियन नेशनल लीजन में शामिल हो गए, जिसमें अर्धसैनिक इकाई के स्वयंसेवक शामिल हैं और रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन 21 साल के सनिकेश के माता पिता को ये बात नहीं मालूम थी कि उनका बेटा यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया है। जब जंग शुरू हुई तो उन्होंने अपने बेटे की खोजबीन शुरू की। खबर मिली, एम्बेसी से उनकी पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल होने की बात पता चली। माता पिता ने केंद्र सरकार से सनिकेश को भारत वापस लाने की अपील की है। महिला दिवस की बात करेंगे। आज वुमेन्स डे और आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। और महिला दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के लिए अधिकार क्या होने चाहिए, कानून क्या होने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको नारी शक्ति के एक अद्भुत रूप का दीदार करवाते हैं। शौर्य, उद्यम, परिश्रम और मजबूत इच्छा शक्ति के बूते महिलाओं ने अकल्पनीय कार्यों को संभव कर दिखाया है। जिस सुरक्षा घेरे में महिलाओं के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था, वहां तक अब महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। देखिए कौन सा है वो सुरक्षा घेरा जहां महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। एक महिला में वो ताकत है जो पूरा देश भी चला सकती है, पूरा घर भी चलाती है और पूरे समाज को भी चलाती है। भारत की जो नारी हैं वो भी कुछ कर सकती हैं। मैं भी देश की सेवा करने के लिए आई थी। हमें प्राउड फील होता है खुद पर, हमारी टीम पर। नारी को कोई भी कमजोर ना समझे, नारी बहुत बलशाली होती है। सभी टक्कर दे रही है, महिला बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा है, उनकी सुरक्षा की कमान इतिहास में पहली बार इन महिलाओं के हाथों में है। बुलंद हौसला, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून, जिम्मेदारी निभाने का जज्बा और आकाश छूने का सपना। हिम्मत से भरपूर ये महिला कमांडोज किसी भी हालत में दुश्मन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। सीआरपीएफ की ये 32 महिला कमांडोज देश में पहली बार वीवीआईपीज़ की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं। यानी देश की वीवीआईपी हस्तियों को हर खतरे से बचाने के लिए नारी शक्ति का सुरक्षा कवच हर पल तैयार है। ये कोई साधारण बात नहीं है। सलाम कीजिए इन महिलाओं को, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं देश की उन 32 महिलाओं से जो इतिहास की साक्षी होने वाली है। ये वही सीआरपीएफ की महिलाएं हैं जिन्हें पहली बार Z+ सिक्योरिटी यानी कि वीवीआईपी सिक्योरिटी में शामिल किया गया है। इन महिलाओं को इस बैच में शामिल होने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। करीब 70 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये कमांडोज आज इस मुकाम तक पहुंची हैं कि देश के वीवीआईपीज़ की सुरक्षा का घेरा तैयार कर सकें। क्या क्या चैलेंजेस आए आपको आपकी ट्रेनिंग के दौरान? हमें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। विदाउट वेपन में कैसे लड़ाई मतलब हैंडल करना है, और हर प्रकार की फायरिंग वो भी सब सिखाया है। रीना जी, आप हमें बताइए कि कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अब गिव अप करना चाहिए, क्योंकि आप घंटों प्रैक्टिस करते हैं, आपकी ट्रेनिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हमने ट्रेनिंग के दौरान भी देखा कि आपके सेशंस भी बहुत टफ होते हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे पड़ाव भी डिफ़िकल्ट होते जाते हैं। तो क्या कभी ऐसे डिफ़िकल्टी महसूस नहीं हुई आपको किसी भी समय? नहीं हुआ मैम,
क्योंकि मैम हमारे कमर पे बेल्ट लग गया है, तो हमने क्या कि जब फोर्स में कदम रखा था तो तभी यही सोचा था कि हम देश के लिए कुछ करें, हम किसी से पीछे नहीं हैं, हम जेंट्सों का मुकाबला कर पाएँ। हमको कैसे थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है विदाउट वेपन, वो सारी प्रशिक्षण जो है वो हमको प्रॉपर तरीके से दिए जाते हैं। क्यों शामिल हुई आप फौज में, क्या सोचकर? मैम जब एक जेंट्स हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हम फीमेल क्यों पीछे रहेंगे। एनसीआरपीएफ की महिला कमांडोज को फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों चीजों पर फोकस करके ट्रेनिंग दी गई है। अब तक केवल पुरुष ही वीवीआईपीज की सुरक्षा में शामिल हुआ करते थे, लेकिन अब महिलाओं को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे साथ अभी लेडीज़ कमांडो भी आए हैं और प्रशंसा करने की बात यह है कि इनका जोश में कोई कमी नहीं है और ये भी कोई जेंट्स से कम नहीं है। हर क्षेत्र में इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मतलब महिलाओं और पुरुषों की ट्रेनिंग में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, इनकी भी ट्रेनिंग उतनी ही कड़े अनुशासन के साथ होती है जितनी पुरुषों की होती है। बिल्कुल वही फिजिकल एक्टिविटी, वही आपकी वेपन क्लास सेम वही होता है, कोई भी इनको वो नहीं है। एज ए इनकी ड्यूटी भी ऐसी परफॉर्म की जाती है। इन महिला कमांडोज ने वीवीआईपी सुरक्षा दायित्वों, निहत्थे युद्ध, जामा तलाशी और विशेष हथियारों से फायरिंग में 10 सप्ताह का अपना प्रशिक्षण पूरा किया। दरअसल Z+ सुरक्षा देश की दूसरी बड़ी सुरक्षा है। इसमें कुल 36 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनमें 10 NSG और SPG कमांडोज होते हैं। साथ ही पुलिस टीम भी शामिल होती है। इस सुरक्षा के पहले घेरे की जिम्मेदारी NSG की होती है, जबकि दूसरी लेयर में SPG कमांडोज आते हैं। साथ ही Z+ सुरक्षा में एस्कॉर्ट्स और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। फिलहाल देश में 5 VIP और Z+ सुरक्षा CRPF की तरफ से दी जा रही है। उनके चारों तरफ कड़ा सुरक्षा पहरा भी होता है। देश में Z+ सुरक्षा का घेरा उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री, प्रमुख नेता, प्रसिद्ध कलाकार या फिर किसी खिलाड़ी को मिल सकता है। साफ है कि देश के VIP की सुरक्षा की बागडोर इन महिला कमांडोज के हाथों में है। ये टीम उन महिलाओं को प्रेरणा दे रही है जिनके सपने घर की दहलीज तक सीमित रह जाते हैं, जो घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले सपने देखना छोड़ देती हैं। तेजश्री पुरंदरे, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। देश और दुनिया में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करती हैं। घर हो या बाहर, हर जगह महिलाओं का दबदबा है। सालों से समाज में महिला उत्पीड़न, महिलाओं का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, लिंग भेद जैसी चीज़ें मौजूद हैं। इन चुनौतियों को मात देकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को ख़त्म करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता रहा है। और इस दिन को इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि महिलाओं के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, उनकी उपलब्धियों पर गर्व किया जा सके। और इस दिन का इतिहास 1 सदी से भी ज़्यादा पुराना है और पहली बार आपको बताएं कि 1911 में महिला दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये दिन महिलाओं के राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए मनाया जाता है। और इस दिन के बारे में एक और ख़ास बात है, वो ये है कि इस दिन को मनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 1909 में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के तौर पर महिला दिवस का आयोजन किया गया था। 1917 में सोवियत संघ ने इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया और तब से धीरे धीरे तमाम देशों में महिला दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। अब ज़्यादातर देशों में इसे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है कि उन्हें भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में भी पता हो। दरअसल भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा और मान्यता से जुड़े कई कानून हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। समानता के इस युग में हर महिला को संविधान समान वेतन का अधिकार देता है, यानी समान परिश्रम अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या फिर मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, पहली बात। वहीं अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा जैसा अपराध हो रहा है तो वो खुद या फिर उसकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यह अधिनियम महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है।
इसके अलावा दुष्कर्म की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त में कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है, यानी जिसके पास पैसा नहीं है वो महिला भी अपना केस लड़ने के लिए सक्षम है। इस कानून के हवाले से स्टेशन हाउस ऑफिसर्स ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण महिला को वकील की व्यवस्था करवाए। वहीं हिंदू उत्तराधिकारी नियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबरी का अधिकार है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एक सबसे बड़ा कानून है कि महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दहेज प्रथा के खिलाफ देश में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। इस कानून के मुताबिक भारत में दहेज लेना या देना दोनों ही कानूनन अपराध हैं, जिसके लिए 5 साल की सजा और 15,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है। महिला दिवस का जश्न केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महिला जवानों ने भी मनाया है और इस कार्यक्रम में महिला दस्ते ने राइफल, पिस्टल और AK-47 से ऐसे करतब दिखाए कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। यही आधार बना जवान ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेशन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के जरिए महिला जवानों ने यह दिखा दिया कि आखिर उनको भी देश की सैन्य ताकत का अहम हिस्सा क्यों माना जाता है। CISF की महिला जवानों ने सबसे पहले अपने शस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया। देखिए, ये जमीन पर रखी AK-47 राइफल है, जिसे ये महिला जवान पल भर में डिसमेंटल कर देती हैं, फिर पल भर में ही असेंबल कर देती हैं। अब बारी थी इंसास राइफल की, जिस पर जब इन जवानों ने हाथ लगाया तो लगा कि ये इनका रोजमर्रा का काम है। इंसास के बाद यही कौशल इन महिला जवानों ने पिस्टल के साथ दिखाया। खुली आंखों से ये करना आसान लगता है, लेकिन इस बार महिला जवानों ने आंखों पर काली पट्टियां बांधी और अपना जौहर दिखाया। ये कमाल तो कुछ भी नहीं था। इस जौहर के बाद महिला जवानों ने केवल एक अकेले हाथ से ये करतब किया तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। फील्ड पर हर बार आपका हथियार आपके साथ हो ऐसा नहीं होता, या फिर अगर महिला जवान ऑफ ड्यूटी भी हों तो अपने हस्तकला युद्ध में इतनी कुशल होती हैं कि ये बड़े से बड़े दुश्मनों को निस्तेनाबूद कर सकती हैं, जमीन पर धूल चटा सकती हैं। ये महिला जवान क्लोज कॉम्बैट में माहिर है, लेकिन अगर इनके हाथ में चाकू या कटार हो तो उसकी धार इनके वार से और भी घातक हो जाता है। बाजुओं की ताकत की जंग में इनके वार, पैंतरे, मूव्स बड़े से बड़े दुश्मन को धराशायी कर देते हैं। अलग अलग कल्चरल कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये लॉकिंग टेक्निक ही है। मेरे साथ में हुमा जी मौजूद हैं जो बताएंगी कि ये कब काम आती है। ये एक 9 लॉक है, लॉकिंग कहते हैं। एक फिलीपींस आर्ट है। इसका है कि अगर राह चलते कोई भी दुश्मन अगर आप पे अटैक कर रहा है, नॉर्मली वो खाली हाथ से भी अगर आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे लॉक करके उसके शरीर को भी कोई भी अंग नाबूद करके अपने आप को बचाव करके आप वहाँ से बच के निकल सकते हैं। जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो ये सशक्तिकरण है जिसकी हमें ज़रूरत है, ताकि कभी भी कोई भी हमारे सामने परेशानी आए तो हम आराम से उसका डटकर सामना खुद ब खुद कर सके। देखने में ये महिला कमांडोज जितनी सख्त दिखती हैं, इनमें टैलेंट भी उतना ही कूट कूट कर भरा है। इनके डांसिंग स्टेप हर किसी का दिल जीत लेते हैं। इनके सुरों का लगाव दिमाग ताजा कर जाता है। एक दिन खास होता है, लेकिन सम्मान हमें हमेशा मिलना चाहिए। और अगर देखना है महिलाओं को संदेश अगर मैं दूं भारत की, तो इन सैनिकों को देखिए, जिस तरीके से ये घर भी संभालती हैं, देश को भी संभाल रही हैं, अपनी ड्यूटियां भी कर रही हैं। मुझे लगता है इनसे ज़्यादा हमें कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता। घर में यही बेटियां संसार संभालती हैं, लेकिन जब इनके मेहंदी वाले हाथ हथियार संभालते हैं तो ये देश के सरहद को भी महफूज करती हैं। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए अच्छी खबर सच्ची खबर। और आखिर में आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर, भले ही यूक्रेन में जंग का माहौल हो लेकिन नारी शक्ति का सम्मान वहां भी हो रहा है। रूसी जंग में तेवर दिखा रहे हैं लेकिन यूक्रेन की सेना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की महिलाओं को सम्मानित कर रही है। उनको सम्मान देना नहीं भूल रही। उन्हें उपहार दिए जा रहे हैं, फूल दिए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। जंग के बीच महिलाओं का ये सम्मान पूरी दुनिया के लिए एक सबक भी है और जरूरी संदेश। Дорогие женщины, поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого лучшего, мирного неба над головой. И желаем так, чтобы вы всегда оставались с нами и поддерживали нас всегда, как и сейчас. Всего самого лучшего. Миру та злагоди. Спасибо вам за вашу поддержку и за вашу молитву. С вашими молитвами. खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।